हेलो एवरीवन। अब जो चैप्टर है वो है स्टेट एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो किस पार्ट में लिखा हुआ है? रीड फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्ट से रिपोर्टिंग पार्ट है, उसमें लिखा हुआ है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल तो 308 से लेकर के 323 तक। 323 के बाद कौन सा आता है? 323 के बाद 324 में आता है मेरे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। जो 324 में क्या बोलता है? वो वन वोट बोलता है ना, वन वोट फॉर वन पर्सन, ऐसे कुछ करके। ठीक है, 308 से लेकर 323 तक है। 308 से लेकर 323 को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 308 से लेकर 314 तक, 315 से लेकर 323 तक। ये तुम्हें पता ही होगा, यूपीएससी में याद करते हो तुम। ठीक है, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में 308 लेकर 323 तक में बीच में किस किस बारे में डील करता है? ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में डील करता है, सेंट्रल सर्विसेज के बारे में बात करता है, स्टेट सर्विसेज के बारे में बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 309। 309 में क्या कहता है कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव को एम्पावर किया जाता है टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशन ऑफ द पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस एंड पोस्ट अंडर द सेंट्रल एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ में तो आ गया। 309 में क्या है? 310 में क्या है? टेन्योर ऑफ द ऑफिस। 308 में वैसा क्या है पता नहीं मेरे को, लेकिन 309 से 310। ठीक है, 310 में क्या है? टेन्योर ऑफ द ऑफिस, जो भी सर्विसेज है, ठीक है, सेंट्रल की और स्टेट्स की, उन सबको, उन सबके लिए जो है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है कि उन सबको जो है निकाल सकता है प्रेसिडेंट अपने प्लेजर से, लेकिन कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आगे बताऊंगा। ठीक है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द गवर्नर है। सेंट्रल की कमीशन, सेंट्रल वाली जो सर्विसेज हैं उसमें ये भी ध्यान रखना कि डिफेंस सर्विसेज आती हैं, क्योंकि देखो इसमें नहीं है डिफेंस सर्विस, बट ऑल इंडिया सर्विस और पर्सन होल्डिंग मिलिट्री पोस्ट। ठीक है, ऑब्वियस बात है, मिलिट्री वाली है तो सब सेंट्रल के बीच में ही आएंगे ना। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट 311। हाँ, अब इसमें क्या होता है कि सेफ गार्ड करती है जो सिविल सर्विसेज हैं, उनको कैसे सेफ गार्ड किया जाए। ठीक है, इसमें तो बोल दिया कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। अब कैसे सेफ गार्ड किया था? देखो, दो रेस्ट्रिक्शंस है ऑन आर्टिकल 310 में, डॉक्ट्रिन ऑफ द प्लेजर में। कौन कौन सी है? 311 एक। 311 एक क्या कहती है? अ सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड बाय द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। जिसने उसको अपॉइंट किया हुआ, उसके लेवल पे नहीं, जिसने उसको अपॉइंट किया हुआ, उससे छोटी अथॉरिटी उसको हटा नहीं सकती है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि बिना मतलब कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, मतलब बिना उसके सुनो, मतलब बिना उसको सुने हुए, बिना उसके ऊपर इंक्वायरी किए हुए उसको हटा नहीं सकते। इसमें दो एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, पहली बात तो कि दो एक्सेप्शंस भी हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं? मतलब ये जो दो एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 310 को लेकर के, कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, प्लेजर ऑफ द गवर्नर है, इसमें दो एक्सेप्शन जो ये हैं 311 एक, 312, 311 दो, ये दो एक्सेप्शंस उनके नहीं लगते। किसके लिए? मेंबर ऑफ डिफेंस सर्विसेज के लिए, अ पर्सन होल्डिंग मिलिट्री पावर्स, मिलिट्री 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 पोर्ट, मिलिट्री सर्विसेज को जो होल्ड कर रखा है वो, और डिफेंस सर्विसेज में इसको हम यूज नहीं कर सकते, ये दो एक्सेप्शंस को। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 311 में, 311 के थर्ड वाले में ये भी है कि जो दो ये एक्सेप्शन है ये किस केसेस में नहीं लगेंगे, नॉट अवेलेबल। ये किस किस केसेस में नहीं अवेलेबल होंगे? पहले तो बात ये हुई 310 में बोला कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, फिर ये बोला कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तो है, लेकिन इसमें दो रेस्ट्रिक्शंस है। वो दो रेस्ट्रिक्शंस किसको नहीं लगेंगी? डिफेंस सर्विसेज में और पर्सन होल्डिंग मिलिट्री पोस्ट, उस पर नहीं लगेंगी। 311 का तीसरा क्लॉज ये कहता है कि जो दो एक्सेप्शंस हैं ये कब कब नहीं मिल सकते हैं? वेयर अ सिविल सर्वेंट इज डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक ऑन द ग्राउंड ऑफ कंडक्ट, मतलब ऐसा उसने कुछ किया हुआ है, विच हैज लीड टू हिज कन्विक्शन ऑन द क्रिमिनल चार्जेस, जो कि उससे कन्विक्शन जो है, मतलब क्रिमिनल चार्जेस के अंदर उसका कन्विक्शन किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? क्रिमिनल चार्जेस के अंदर उसको लाया जाता है, तो उस केसेस में उसको नहीं, अ, मतलब ये दो एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। उसके अलावा अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर सेटिस्फाइड है कि अभी ऐसी कुछ इंक्वायरीज नहीं की जा सकती हैं। तीसरा मतलब दूसरा तो, तीसरा तो ये था। दूसरा ये है कि वेयर द अथॉरिटी इज सेटिस्फाइड कि सम रीजन इंक्वायरी इज नॉट पॉसिबल, मतलब मतलब अथॉरिटी के पास भी दावा करता है कि इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है, मतलब लूप होल्स ही है बेसिकली ये। ठीक है, तो उस केस में जो है ये दो एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। फिर 312 आता है। 312 सीधे ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बोलता है। ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बोलते हुए उसने ये कहा कि फॉर क्रिएटिंग ए न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, राज्यसभा में पास होता है किस मेजोरिटी के साथ, किस सपोर्ट के साथ? टू थर्ड ऑफ द प्रेजेंट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कौन सी हो गई? आर्टिकल 200 249 वाली शायद। ठीक है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग में जो टू थर्ड है उसको। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है पार्लियामेंट। अब देखना यहाँ पे कितने लोग बोलते हैं पार्लियामेंट जो है, क्या मतलब घुमा घुमा के। पार्लियामेंट जो है वो रिक्रूटमेंट कंडीशंस ऑफ अ सर्विस, और इंडिया सर्विस की जो रिक्रूटमेंट कंडीशंस है
उसको पार्लियामेंट जो है बना सकता है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ मतलब लॉज ला सकता है, कैसे रिक्रूटमेंट होगा ऑल इंडिया सर्विस में, वो उसके पास पावर है। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने जो है एक लॉ लेकर के आया, ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट, एक एक्ट लेके आया, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951। अब उसके अंदर क्या बोला, उसके अंदर ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, अरे तो भाई वही चीज तो हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो सर्विसेज को बनाए। लेकिन फिर ये बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऐसे रूल्स बनाएगा, ऐसे सर्विसेज के रूल्स बनाएगा, लेकिन आफ्टर कंसल्टेशन विद, मतलब कंसल्ट कर सकता है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, फॉर द रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ ऑल इंडिया सर्विस मेंबर्स, ठीक है। फिर अब इस ऑल इंडिया सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज है अभी प्रेजेंट में, तो तीन सर्विसेज है, एक आईएएस है, एक आईपीएस है, और एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। ध्यान रखो, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कब लाई गई थी, ये लाई गई थी मेरी 1866 में, ठीक है, 1866 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनका क्या क्या हुआ था, इनका ये हुआ था कि ये आईएएस आईपीएस जो है 313 के ही पार्ट 2 में लिखा हुआ कि इनको ऐसा माना जाएगा कि services known at the commencement of this constitution as IS and IPS shall be deemed to be services जो कि क्रिएट की गई है पार्लियामेंट अंडर दिस आर्टिकल। मतलब ओवरऑल ये है कि आईएएस और आईपीएस पहले से ही थी, ठीक है ना, दिस थी जो है एज इंडियन सिविल सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विस की तरह, ठीक है ना, आईएएस और आईपीएस जो है एज अ इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विस की तरह थी पहले से ही। इनका नाम जो है 1947 में चेंज कर दिया गया था, क्या कर दिया था, आईएएस और आईपीएस। और ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल में, बेसिकली ये कहा गया है कि ऐसा मान लिया जाएगा कि जो ये आईएएस और आईपीएस है, ये जो है पार्लियामेंट ने ही बनाया है, ठीक है। फिर ऑल इंडिया सर्विसेज को जॉइंटली कंट्रोल करेंगे सेंटर और स्टेट, लेकिन अल्टीमेट पावर जो सेंटर के पास होगी और इमीडिएट कंट्रोल जो है स्टेट गवर्नमेंट का होगा। 312 ए में क्या कहता है, पार्लियामेंट हैव अ पावर टू वेरी और रिवोक द कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ पर्सन टू जो अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज बिफोर 1950। अरे तो वही है, पार्लियामेंट के पास क्या पावर, ठीक है। फिर आते हैं, देखो एक तो मेरा ये हो गया 3 से 8 से लेकर के 314 तक, अब मेरा आता है 315 से लेकर के 323 तक। इसको क्या कहा था, 315 से लेकर 323 तक याद करो, यूपीएससी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको वॉच डॉग कहा था, वॉच डॉग ऑफ मैरिट सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है। शुरुआत करते हैं, आर्टिकल आर्टिकल तो मेरे को पता ही है, 300 कौन सा हो गया, 315 से लेकर के 323 तक, ठीक है। कंपोज, देखो लेकिन हाँ पहले सबसे पहला आर्टिकल देखते हैं 315। 315 का पहला आर्टिकल कहता है कि देयर शैल बी एक जो है पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए यूनियन के लिए और स्टेट के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। फिर 315 के दूसरे पार्ट में ये कहा गया है कि दो स्टेट्स अगर चाहें तो वो जो है जॉइंटली मिल करके, फॉर दैट दे हैव टू पास, वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं फ्रॉम दियर लेजिस्लेचर, ठीक है ना, दो स्टेट आपस में मिलकर के एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं अपने लेजिस्लेचर से, और पार्लियामेंट से कह सकते हैं कि हमारे लिए एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना दो। तो पार्लियामेंट जो है वो एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकता है। तो इसीलिए जो है हम ध्यान रखना कि ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हमारा स्टैट्यूटरी कमीशन होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। कंपोजिशन, कंपोजिशन के लिए आर्टिकल कौन सा है, 318, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है यूपीएससी के लिए और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोई एक पर्टिकुलर तो होगा नहीं, तो इसलिए जो है दोनों के लिए ये डिसाइड करता है, जेपीएससी के लिए, और गवर्नर जो है डिसाइड करता है किसके लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए होता है, ठीक है। गवर्नर मेरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, ये 318 में है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना कि अपॉइंटमेंट और जो उनको निकाला जाता है वो सब 316 में लिखा हुआ है। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करेगा। अब बताओ किसको, किस किस के, यूपीएससी के अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, इन तीनों में से किसको प्रेसिडेंट करेगा, ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन करेगा, गवर्नर करेगा। इसके अलावा क्या हुआ कि सैलरी और एक्सपेंसेस, ये ध्यान रखो, यूपीएससी वालों का कहाँ होता है, कंसिडर फंड ऑफ इंडिया में, स्टेट वालों का क्या होता है, स्टेट फंड ऑफ, मतलब कंसिडर फंड ऑफ स्टेट में। क्वालिफिकेशन, अब इसका देखते हैं, देखा इसी में आगे ना 316 एक है, और ये 322 वाला सैलरी कंपल्सन, ठीक है। 316 में एक में और भी है क्वालिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना कि जो हाफ ऑफ द मेंबर होंगे ऑफ द कमीशन, ठीक है, लिखा हुआ ना, हाफ ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन शुड बी सच पर्सन्स हु हैव हेल्ड ऑफिस फॉर एट लीस्ट 10 साल तक के लिए, 10 years आइदर अंडर द यूनियन और द स्टेट को, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन समझ में आ गया।
फिर टेन्योर क्या होता है, टेन्योर में ध्यान रखना 316(2) में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कितने साल तक के लिए होगा, 6 साल तक के लिए होते हैं, 65 साल की उम्र होती है। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में 6 साल होती है, 62 साल की उम्र होती है। 62 साल क्यों होती है बताइए ना, 3 साल वो यहाँ पे काम कर सकते हैं। 316(2)(a) में किस लिए हो गया, रेजिग्नेशन किसको देंगे, ये दोनों किसको देंगे, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन रेजिग्नेशन किसको देगा, गवर्नर को देगा। एक चीज बस ध्यान रखना, जब टर्मिनेशन की बारी आती है ना, प्रेसिडेंट इज द फाइनल अथॉरिटी, ठीक है ना, हु रिमूव देम अंडर द फॉलोइंग 3 सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, बोलते हैं ना प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, बोलते हैं ना कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी होता है तीनों चीज के लिए, यूपीएससी के लिए भी, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी। ये बहुत अच्छे से, प्रेसिडेंट जो फाइनल अथॉरिटी होती है, ठीक है, इसमें गवर्नर कोई रोल नहीं होता। 3 सर्कमस्टेंसेस में प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकता है, वो ध्यान रखना यूपीआई से। यू से क्या हो गया, अनफिट है, अनफिट, प्रेसिडेंट की ओपिनियन में ये अनफिट है। दूसरा क्या हो गया, इंगेज इन द पेड एग्रीमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट में वो इंगेज है। और तीसरा आई से क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, ठीक है ना, इंसॉल्वेंट ध्यान रखना, ठीक है ना, इंसॉल्वेंट आई से याद रखना। along with these 3 conditions, ठीक है ना, a member can also be removed for the misbehavior। misbehavior भाई इसको दिमाग में बिल्कुल रखे रहना, misbehavior हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। however in this case president can refer to the matter to the supreme court of the for the inquiry, ठीक है। मतलब इसके अलावा ये भी है, इन तीनों के अलावा एक और मैटर भी है कि मिसबिहेवियर केस में रहता है, लेकिन इस केस में क्या होगा, प्रेसिडेंट को जो है सुप्रीम कोर्ट से इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मिसबिहेवियर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, द टर्म मिसबिहेवियर डिफाइंड है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि इफ अ मेंबर इज इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना, पहला क्या हो गया कि अगर वो इंटरेस्टेड है किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट में जो कि गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। दूसरा क्या है, इफ ही इज पार्टिसिपेटेड इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी प्रॉफिट में अगर वो किसी तरीके से इन्वॉल्व है, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो इंटरेस्टेड है जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, तो वो इस मिसबिहेवियर कैपेसिटी में आते हैं, मिसबिहेवियर के डेफिनेशन में आते हैं। टेन्योर के बाद स्पेशल कंडीशन क्या हो गई, वो तुम्हें पता ही है, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस लिए एलिजिबल होगा, ओनली एलिजिबल फॉर मेंबर्स ऑफ द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, मेंबर या फिर चेयरमैन होगा, ठीक है, मेंबर या फिर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चेयरमैन ऑफ एनी अदर किसी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर मेंबर ऑफ यूपीएससी किसके लिए होते हैं, ओनली फॉर द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ओहो, मेंबर ऑफ यूपीएससी इसके लिए भी होते हैं क्या, स्टेट पुलिस सर्विस कमीशन के चेयरमैन के लिए भी एलिजिबल होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये इसको पॉइंट आउट करना है चेयरमैन ऑफ इसके लिए स्टेट भी, ठीक है ना, चेयरमैन ऑफ ओनली फॉर द, ठीक है। इसके अलावा क्या हो गया, मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किस लिए एलिजिबल फॉर ऑल, ये तो सबके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है, ये दिमाग लगा लेना, ठीक है। अब देखते हैं इनके पावर एंड फंक्शंस। आर्टिकल 320 में क्या लिखा हुआ है, कंडक्ट एग्जामिनेशंस, एग्जामिनेशन कंडक्ट तो करते करते हैं, असिस्ट भी कर सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा ये भी पता ही है। एम्पावर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एम्पावर करते हैं, और लेजिस्लेचर टू एक्सटेंड द फंक्शन ऑफ यूपीएससी और यूपीएससी, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पार्लियामेंट को दिया हुआ है, अच्छा ये लेजिस्लेचर भी तो है। 322 ऑलरेडी तुम रखा है सर्विसेज को लेकर के। 323 क्या है, यूपीएससी और स्टेट सर्विस कमीशन प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नर को एक एनुअल रिपोर्ट देता है, और यूपीएससी जो है प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देता है। और ये लोग जो है पार्लियामेंट और या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में रिपोर्ट ही रखते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ से हमारे पास 315 से लेकर 315 में क्या कहा, एक आर्टिकल में ये कहा कि कंपलसरी है कि एक पीसीएस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए। दूसरे में ये कहा कि 2 स्टेट्स आपस में मिलकर के आ जाते हैं। 316 से शुरू करते हैं। 316 में क्या हुआ मेरे पास, 316 के 1 में हमारे पास क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है। फिर 316 के 2 में क्या हुआ, एक और भी है ना अपॉइंटमेंट में, 316 के, देखो यहाँ पे लिखा हूँ, 316 के 1 पे कौन अपॉइंटमेंट करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट गवर्नर वही चीज हो गई। क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है 316 के 1 में, हाफ जो है मेंबर जो है वो 10 साल तक के लिए आइदर अंडर द यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए, ठीक है। 316 में ही फिर टेन्योर के बारे में दिया हुआ है, उनको कैसे निकाला भी जा सकता है। 316(2) में निकाला गया कि 6 साल, 65 साल, 6 साल, 62 साल, ठीक है। 316(2)(a) में क्या किया गया है, प्रेसिडेंट गवर्नर, ठीक है, रेजिग्नेशन किसी को देते हैं। 317, फिर 316 के बाद क्या, 317 आ गया। 317 में भी रेजिग्नेशन दिया हुआ, 317 में एक स्पेशल पावर दी गई है प्रेसिडेंट को,
वो फाइन अथॉरिटी है कि वो रिमूव कर सकता है, लेकिन 3 ही कंडीशंस में। कौन-कौन से? यूपीआई, ठीक है ना? यू अनफिट होना चाहिए, और पेड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब एम्प्लॉयमेंट पेड होना चाहिए, मतलब किसी एंगेज होना चाहिए, और आई आई फॉर इंसॉल्वेंट, ठीक है? फिर इसके अलावा साथ ही साथ में 317 में लिखा हुआ है, 317 में लिखा हुआ, साथ ही साथ में लिखा हुआ कि मिस बिहेवियर के लिए भी इसको निकाला जाता है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट को मेरे जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, ठीक है? 317 के बाद 318 में 2 लिखे हुए हैं कि प्रेसिडेंट जो है डिसाइड करेगा कितने मेंबर्स होने चाहिए, गवर्नर डिसाइड करेगा कि स्टेट एसोसिएशन के कितने मेंबर होने चाहिए। 318 के बाद 319 क्या कहता है? कैसे कैसे जो है ये लोग यहाँ वहां जा सकते हैं, ठीक है ना? 319 के बाद 320 में ये उसका काम बताया। 321 में पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर को पावर दिया कि भाई ये लोग जो है यूपीएससी या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की पावर्स को, मतलब उसकी जो है एक्सटेंड भी कर सकते हैं। 322 सैलरी के बारे में बताया, कहाँ से किसको कितनी मिलेगी। 323 में बोला कि एक रिपोर्ट जो है दोनों के दोनों देंगे। बस, थैंक यू।